गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BA फोर्थ ईयर इतिहास। हमारा प्रकरण राइज एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का उत्थान व पतन। हम यूरोप के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसमें यूरोप में सामंतवाद का किस प्रकार उत्थान हुआ और किस प्रकार उसका पतन हुआ। हमने उत्थान की बात अपने कर ली थी कि किस प्रकार सामंतवाद का उत्थान हुआ, जिसमें अपन ने देखा कि एक पिरामिड नुमा, इस तरह से पिरामिड नुमा एक सामंतवादी व्यवस्था या अपन बात करें सामंतवादी अर्थव्यवस्था विकसित हुई यूरोप में, जिसमें मध्यकाल में जिसमें सबसे ऊपर राजा होता था और सबसे नीचे की लेवल पे अपन बात करें कृषक दास, या अपन बात करें कृषि दास या कृषक दास, ये लोग बड़ी मात्रा में थे। और इसके बीच में जो राजा और कृषक दास के बीच में विभिन्न प्रकार के सामंत आते थे, जिसमें राजा से सीधे संपर्क में लॉर्ड सामंतों के जस्ट नीचे थे वेसल सामंत, और वेसल सामंत के अधीनस्थ थे नाइट सामंत। जिनका कि कृषक दासों से सीधा संपर्क था। तो ये पिरामिड नुमा व्यवस्था थी। राजा, लॉर्ड सामंत, वेसल सामंत, नाइट सामंत और कृषक सामंत, ये तीन प्रकार के या तीन लेवल के सामंत रहते थे। और इन सामंतों को, ऐसे सामंत को अपन उस समय लॉर्ड भी बोलते थे, सामंत को ड्यूक भी कहते थे, इनको काउंट भी कहते थे या विस्काउंट भी कहते थे, बैरन भी कहते थे। तो ये विभिन्न नाम सामंतों के नाम होते थे। लेकिन अगर लेवल की बात करें तो ये तीन लेवल के सामंत यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये सामंतवादी व्यवस्था की अपने लक्षण की बात करी थी, लक्षण जिसमें अपने तीन लक्षण देखे थे। एक तो जागीर, दूसरा संरक्षण और तीसरा संप्रभुता। हमने बात करी थी सामंतवादी व्यवस्था के लक्षणों के बारे में, इसमें जागीर का मतलब है साधारण भूमि, जिसका जो मुख्य जो मालिक होता है इसका, वो राजा होता है, लेकिन राजा उसको सामंतों को हस्तांतरित कर देता है। संरक्षण की बात करें तो संरक्षण सामंतों का, राजा का संरक्षण था। राजा तथा सामंतों के संबंध, टर्म्स एंड कंडीशन थे। राजा उनको भूमि प्रदान करता था और बदले में सामंतों से सैनिक सहायता प्रदान लेता था। सामंत राजा को सैनिक सहायता प्रोवाइड करवाते थे। तथा संप्रभुता का अर्थ है कि वो जो भूमि का टुकड़ा है, जो पूरी भूमि राजा के अंतर्गत आती थी, राजा के अधिकार क्षेत्र में आती थी, तो राजा के अधिकार क्षेत्र में जो राजा भूमि का टुकड़ा इस सामंत को बांट कर देते थे, उस भूमि के टुकड़े पर अधिकार किसका रहेगा, तो उसकी सारी संप्रभुता सामंत की रहती थी। इन लक्षणों के अलावा सामंत के जो कार्य की बात करें तो शांति, सुरक्षा, कर इकट्ठा करना और तथा न्याय करना, ये मुख्य जो सामंत होता था उनका ये कार्य होते थे। शांति बनाए रखना, अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि पर शांति बनाए रखना तथा उसकी सुरक्षा करना, कोई अन्य उस पर आक्रमण न करे इसका ध्यान रखना, तथा वहाँ के लोगों पर कर लगाना और तथा वहाँ के लोगों के बीच में कोई परेशानी होए, कोई झगड़े होए तो उसका न्याय करना, किसी समस्याओं का न्याय करना, ये सारे उसके सामंत के कार्य थे। हालांकि ये कार्य तो राजा के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कार्य सामंत के बताए गए हैं। इसके अलावा अपन यदि अधीनस्थ सामंतों के
अपने से जो ऊपर के सामंत थे, अपने जो मालिक सामंत थे, उनके प्रति क्या कार्य होते थे। तो उनके अधीनस्थ सामंतों के 3 प्रकार के कार्य होते थे। पहला है राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य यानी पॉलिटिकल वर्क। पॉलिटिकल वर्क में ये अपने जो ऊपरी सामंत थे, अपने मालिक सामंत हैं, उनके राज दरबार में उपस्थित रहते थे और विभिन्न जो उसके घरों में या उनके राज दरबार में जो कार्यक्रम रहते थे उसमें वो जाते थे और अपने मालिक सामंत, अपने से ऊपरी जो सामंत है जिसके अधीनस्थ वो कार्य कर रहे हैं, उन सामंतों को गिफ्ट्स है, उनके उपहार है लेके जाते थे और उनको उनके जो भी कार्य रहते थे उनको करने का, जो राजनीतिक कार्य को करने का उनका कार्य रहता था। राजनीतिक कार्य के बाद में अधीनस्थ सामंतों का अन्य कार्य था सैनिक कार्य, मिलिट्री वर्क। मिलिट्री वर्क में ये अपने जो मालिक सामंत हैं उनको सैनिक सहायता प्रदान करते थे। घोड़े हैं, हथियार हैं तथा सेना के माध्यम से, उनके सैनिकों के माध्यम से जो अपने ऊपर सामंत हैं उनके दुर्गों की रक्षा करना, अपने निवास स्थान की रक्षा करना, ये भी इनका कार्य रहता था। और इनका एक मुख्य नियम था कि ये 40 दिन के लिए अपने से जो ऊपरी सामंत है उनकी सैनिक सहायता करते थे तथा इनके जो मालिक सामंत है जिनके अधीनस्थ ये कार्य कर रहे हैं, उन सामंतों को कोई अन्य सामंत युद्ध में हरा दे, उनको बंदी बना दे, तो ये अन्य जो निम्न सामंत है, नीचे स्तर के सामंत है, ये पैसा इकट्ठा करके, रुपए इकट्ठा करके अपने मालिक सामंत को वहाँ से छुड़ाता था। वहाँ उनको हर्जाना या पैसा देके जिस सामंत ने उनको गिरफ्तार किया है या उनको युद्ध में हराया है, उनको पैसा प्रदान करते थे। आर्थिक सैनिक कार्य के अलावा आर्थिक कार्य में ये पैसा प्रदान करना आता है। तो वित्तीय सहायता के रूप में अगर बात करें तो ये वित्तीय सहायता भी प्रदान करते थे आर्थिक कार्य में। वित्तीय सहायता में ये एक रिलीफ नामक एक कर रहता था, वो कर अपने से ऊपर वाले सामंत को प्रदान करते थे। इस प्रकार ये सामंतवादी व्यवस्था, जिसमें सामंतों के जो विभिन्न स्तर हैं तथा सामंतों के विभिन्न नाम हैं तथा जो लॉर्ड सामंत है उनके कार्य, अधीनस्थ सामंतों के अपने लॉर्ड सामंत के या ऊपरी सामंत के प्रति कार्य तथा सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण हमने देखे। इस प्रकार ये 900 से 1350 ईस्वी तक ये सामंतवादी व्यवस्था इसी प्रकार चलती चली गई और यूरोप में वहाँ के देशों के जो नागरिक हैं उनका शोषण करती रही। अभी हम इसका डिक्लाइन पढ़ेंगे, इसका पतन किस प्रकार हुआ, डिक्लाइन के बारे में बात करते हैं। सामंतवादी व्यवस्था के पतन के कारणों की और अपन बात करें तो सबसे पहला कारण हमको मिलता है निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना से अर्थ अपन इस तरह से निकालें कि एक समय राजा निर्बल था और निर्बलता के कारण ही सामंतवादी व्यवस्था पनपी और राजा की निर्बलता को देखते हुए सामंत लोग और अधिक शक्तिशाली बनते गए और इस व्यवस्था में जो कृषक दास है, खेती करने वाले जो किसान हैं, उनका अत्यधिक शोषण होने लगा। लेकिन आगे के समय में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो गई। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना में व्यापारी वर्ग द्वारा इन राजाओं को विशेष सहायता दी गई। राजा उस पैसों की, व्यापारियों की पैसों की सहायता से शक्तिशाली बने और उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था या सामंतों के ऊपर अतिक्रमण करना शुरू किया और सामंतों की बात को नकारना शुरू किया। आगे अपन बात करें सामंतवादी व्यवस्था के पतन के कारण की, तो राष्ट्रता की भावना का विकास होने लगा। समाज में आम नागरिकों में राष्ट्रता की भावना का विकास में मुख्य भूमिका जो निभाई वो शिक्षा ने है। किसान लोग, कृषक लोग, वो जो निम्न वर्ग था वह भी शिक्षा प्राप्त करने की ओर बढ़ने लगा और शिक्षा के द्वारा अन्य पूरे विश्व की जो उस समय की जो गतिविधियां है वो जानने का प्रयास किया तथा अपने देश की राष्ट्रीय भावना, देश के प्रति राष्ट्रता की भावना के विकास के कारण उन्होंने अपने जो ऊपर है वो राजा को मानने लगे और सामंतवादी व्यवस्था का धीरे धीरे पतन हो गया।
तीसरा जो कारण रहा धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध यानी क्रुसेड। धर्मयुद्ध ईसाइयों तथा मुसलमानों के बीच में चले और इसका मुख्य मुद्दा था जेरूसलम। जेरूसलम नामक स्थान के जो अधिकारिता के मुद्दे पर ये धर्मयुद्ध चले कि किसका है। मुसलमान अपना मान बता रहे थे और ईसाई अपना बता रहे थे। इसी धर्मयुद्ध में कुछ सामंतों ने तो ईसाइयों का साथ दिया और कुछ सामंतों ने मुसलमानों का साथ दिया। इस प्रकार धर्मयुद्ध का साथ देने के लिए उनको दूर दराज की जगह पर जाके युद्ध करने पड़े और युद्ध करने के लिए अपने जो स्थान को छोड़ना पड़ा। और युद्ध में सैनिकों को लगाने के लिए उनको पैसा की आवश्यकता हुई। पैसों की आवश्यकता के कारण उन्होंने अपनी जागीर को गिरवी रख दिया और कई सामंत जाग गए, वहीं पे मर गए। धर्मयुद्ध के में उनका अंत हो गया और उनकी जो जगह थी या उनकी जो भूमि थी उस पर किसी का अधिकार नहीं रहा, तो फिर वो राजा ने अपने अधिकार में ले ली। नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो बारूद का आविष्कार, डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर। सामंत लोगों के जो निवास स्थान थे वो दुर्गों पे बने रहते थे, जहाँ पे राजा तथा राजा के जो भी कार्यकर्ता थे, सैनिक थे, उनकी पहुंच नहीं हो पाती थी। उनके पास तीर कमान रहते थे उस समय और उन तीरों से उनकी जो दुर्गों की जो दीवारें हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ता था। लेकिन जैसे ही बारूद का आविष्कार हुआ और राजा को व्यापारी वर्ग की सहायता मिली तो उन्होंने बारूद से अपनी सेना का संगठन किया और सैनिकों को बारूद के हथियार देकर फिर दुर्गों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। सामंतों के दुर्गों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार ये बारूद के आविष्कार ने भी सामंतवादी व्यवस्था के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला कारण है सामंतों के आपसी संघर्ष, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ फ्यूडल्स। सामंत लोग आपस में भी लड़ते झगड़ते थे। उनके लड़ने झगड़ने का मुख्य कारण अपनी अपनी भूमि की स्थिति देखकर ये आपस में लड़ते थे। इनमें शक्ति और ईर्ष्या, बहुत शक्ति के कारण एक दूसरे की शक्ति से ईर्ष्या रहती थी और ईर्ष्या के कारण ये झगड़ पड़ते थे। अन्य छोटे बड़े मामलों में ये झगड़ते थे और झगड़ने के कारण ये आपस में खुद ही अंत की ओर बढ़ने लगे। अगला कारण है सामंतवादी अर्थव्यवस्था के पतन का, कृषकों का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ पीजेंट। जो कृषक या कृषक न करके उनको कृषि दास पुकारा गया है, उन कृषि दासों का मन में उनका कृषि दासों का सामंतों ने शारीरिक तथा मानसिक रूप से अत्यधिक शोषण कर दिया। तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठनी ही थी एक न एक दिन। तो इन कृषकों ने उचित समय पर सामंतों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इन कृषकों का विभिन्न बुद्धिजीवी लोगों ने भी साथ दिया तथा विभिन्न धार्मिक लोगों ने भी साथ दिया। जिसमें अगर बात करें कि इस विद्रोह को दबाने के लिए सभी सामंत इकट्ठे हो गए तो उन सामंतों ने इसको विद्रोह को दबाया। 1381 में वॉल्ट टाइलर के नेतृत्व में इंग्लैंड के कृषकों ने सामंतों के विरुद्ध बहुत भारी विद्रोह किया। सामंतों ने दबाने के दौरान अपने व्यक्तियों से वॉल्ट टाइलर को चूड़ा घोंप कर इसको मार दिया, इसकी हत्या कर दी तथा एक पादरी जिनका नाम जॉन बॉल बताया गया है, इन जॉन बॉल को भी सामंतों ने फांसी दे दी। जो कृषकों के साथ थे, कृषकों के विद्रोह में नेतृत्व करता थे जॉन टाइलर और एक पादरी वॉल्ट टाइलर और पादरी जॉन बॉल, इन दोनों को मरवा दिया और विद्रोह को दबा दिया। फिर भी कृषक समय समय पर सामंतों के प्रति विद्रोह करके उनकी व्यवस्था को नष्ट करने में लगे रहे। नेक्स्ट कारण है नवीन नगरों का उत्थान, राइज ऑफ न्यू टाउन्स। सामंतों द्वारा कृषकों का अत्यधिक शारीरिक व मानसिक शोषण हुआ और इसी शोषण के कारण कृषकों का कृषि दासों का कृषि कार्य से मोह भंग हो गया। वो अपने गांवों को छोड़कर नए नए नगरों में आए और जगह जगह पर नए नए नगरों की स्थापना हुई
और नवीन नगरों की स्थापना हुई। वहाँ पे नवीन कार्य मिले उनको और व्यापारिक कार्यों में और कारखानों में काम करने लगे, मजदूरी करने लगे, और जिससे कि सामंतवादी व्यवस्था भंग होने लगी। वहाँ उनको किसान नहीं मिले। और एक अन्य चीज़ हुई कि जब जैसे ही ये किसानों ने अपनी कृषि कार्य छोड़ा तो सामंतों को कुछ मजदूरों को अपने कृषि कार्य में लगाना पड़ा। तो मजदूरों को कृषि कार्य में लगाने पर भी सामंतों को उनको पैसा देने लगा, पैसा देने की आवश्यकता रही, तथा कई किसान कुछ पैसों के द्वारा ही अपनी ज़मीन को अपने नाम से करवाने लगे। जो सामंत उनको जोतने के लिए देते थे ज़मीन, उसको अपने नाम से करवाने लगे, और सामंतों ने भी इसको सस्ता सौदा माना। अपनी जो ये व्यवस्था थी इसी को खुद भी उसको नष्ट करते हुए किसानों को ये भूमि प्रदान करने लगे। अगला कारण है भौगोलिक खोजें, जियोग्राफिकल डिस्कवरी। विभिन्न साहसिक लोगों ने, वास्को डी गामा, कोलंबस और अन्य कई सारे लोगों ने बड़ी बड़ी नावें बनाकर नवीन नगरों की, नवीन भूमि को खोजा, नवीन देशों को खोजा, वहाँ जाने लगे और वहाँ से व्यापार और विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान करने लगे। और इन नवीन भौगोलिक खोजों के कारण व्यापार व शहरी जीवन को महत्व दिया जाने लगा। कृषि की ओर से लोगों का, किसानों का मोह भंग होने लगा, जिससे कि सामंतवादी व्यवस्था की दीवारें हिलने लगी। अगला कारण है मुद्रा का प्रचलन, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक करेंसी। मुद्रा के प्रचलन से पहले वस्तु विनिमय चलता था और सामंतों के साथ में ये वस्तु विनिमय के आधार पर उनसे जुड़े हुए थे किसान। लेकिन जैसे ही मुद्रा का प्रचलन हुआ, किसान अन्य कार्य में लगने लगे और अन्य कार्यों में धन कमाने लगे। मजदूरी में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में लग करके वो मुद्रा कमाने लगे, और मुद्रा कमाने के कारण वो सामंतों से अपनी मुद्रा देके ज़मीन छुड़वाने लगे और उसके ज़मीन के खुद मालिक बन गए, जिससे कि सामंतवादी व्यवस्था भंग हो गई। अगला कारण अगर बात करें अपन मध्य वर्ग का उदय, राइज ऑफ मिडिल क्लास। पहले दो ही क्लास थी, जैसे सामंत और कृषिदास, या फिर इसको अपन निम्न वर्ग बोल सकते हैं, निम्न वर्ग, और ये उच्च वर्ग। लेकिन जैसे ही सामंतवादी व्यवस्था खत्म होने की कगार पे थी तो एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया। इसमें बात करें तो व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षक, और पूंजीपति। इन लोगों का जो एक नया वर्ग बना, जिसको अपन मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग कहते हैं, और इस मध्यम वर्ग के जो हित हैं, मध्यम वर्ग के जो हित हैं वह एक थे। इनके हितों का एकीकरण हुआ, और हितों के एकीकरण के कारण इनको सामंतवादी व्यवस्था के प्रति घृणा होने लगी, और सामंतवादी व्यवस्था के पतन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, तथा इन्होंने राजा की सहायता करी। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये 10 कारण मुख्य रूप से अपने सामने आते हैं, जिसने सामंतवादी व्यवस्था को कमज़ोर करने का प्रयास किया, और इसी कारण सामंतवादी व्यवस्था का एक समय में अंत होने लगा। थैंक यू।